हेलो जी, हाउ आर यू। होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो हमारे 3 लेक्चर्स आज तक हो गए जो हमने स्टार्ट किए थे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिलेटेड। तो इंट्रोडक्शन हमारा हुआ था, फिर एनाटॉमी की डेफिनीशन हमने पढ़ी थी, फिजियोलॉजी की डेफिनीशन हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम गए थे एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है, प्लेन्स, एनाटॉमिकल प्लेन्स हमने पढ़े थे। तो आज हम पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सेल। तो आज हम सेल के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा कि आपके 11th के बायोलॉजी में, आपके 11th की जो बायोलॉजी है उसमें आपके सेल के रिलेटेड, उससे पहले भी आप सेल के रिलेटेड पढ़ते हैं, लेकिन आपको सेल 11th में डीपली पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे भी आपका जो ये टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल। तो देखिए, आप सेल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सेल को हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी आपको पता ही होगा। हम सेल पढ़ते हैं पहले, ठीक है। ये होगी सेल। सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी होता है। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, इनकी सिमिलर फंक्शन हो, सिमिलर फंक्शन जिन सेल्स की हो, वो डिफरेंट सेल्स जब एक से ज़्यादा मिल जाती है तो उनको हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यूज, ठीक है। जब डिफरेंट टिश्यूज मिल जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गन, ठीक है। जब डिफरेंट ऑर्गन मिल जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ ये? सेल। सो सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल से फिर बने टिश्यूज, टिश्यूज से बने फिर ऑर्गन्स। जैसे ऑर्गन्स में आ गया हमारा किडनी, हार्ट, लंग्स। तो ये ऑर्गन जब मिल जाते हैं, एक से ज़्यादा ऑर्गन जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे फिर हो गया हमारा सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। फिर ये सिस्टम जब मिलते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, या ह्यूमन या एनिमल कोई भी। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा कि सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म किसे हम बोलते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो हमें सेल पढ़ना है। सेल को मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आगे हम पढ़ेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो ये जो सेल है, जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और फंक्शन पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, ठीक है। यह मैंने पहली वीडियो जो थी उसमें भी मैंने ये टर्म डिफाइन की थी। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के रिलेटेड। तो ये जो ह्यूमन सेल्स होती है, ये होती है मोस्टली यूकेरियोटिक टाइप। यूकेरियोटिक टाइप मीन्स इनमें सेल वॉल होता है, ठीक है। ये एनक्लोज होती है किसमें? सेल वॉल में। अगर आप सेल देखोगे, ये सेल है हमारी, तो इसमें अंदर हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो होती है सेल वॉल होती है इसमें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। तो ये जो यूकेरियोटिक सेल होती है ह्यूमंस में होती है, ठीक है। दूसरे हो गए प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गए जो इनमें सेल वॉल डिफाइनेड नहीं होता है, ठीक है, विदाउट सेल वॉल होते हैं। इनमें माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, कुछ प्लांट्स आते हैं, ठीक है, माइकोप्लाज्म आते हैं। तो हो गए प्रोकैरियोटिक सेल्स। उनमें न्यूक्लियस तो होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो हम ह्यूमन में यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है। तो इसी के रिलेटेड हम पढ़ेंगे। देखिए, ईच सेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 प्राइमरी पार्ट्स। सेल में 3 प्राइमरी पार्ट पाए जाते हैं। कितने पार्ट पाए जाते हैं? 3। पहला आ गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, मीन जो इसकी आउटर कवरिंग होती है। फिर आ गया साइटोप्लाज्म, मीन दिस फ्लूइड, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती है इसमें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। तो वो इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। उसके बाद आ गया थर्ड वन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जहाँ पे इसका डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सेल डिवाइड हुई है
3 मेजर पार्ट्स में, 3 प्राइमरी पार्ट्स में, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आया यहां तक समझ? चलिए जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम और आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? मैंने अभी भी आपसे यहाँ पे कहा कि इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो है ना, ये अब देखिए मैंने अभी भी आपसे कहा कि इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग मीन्स आउटर एनवलप, मतलब ये एक एनवलप की तरह मीन्स कवर की तरह इसमें रहता है। ठीक है, ये सारी जो इसमें ऑर्गेनेलीज है उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ हमारा जो न्यूक्लियस है वो कहीं और ना जाए फ्लूइड में, मीन्स मतलब अपनी जगह रहे, ताकि इसके लिए जो ये होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेमी परमेएबल होता है, मीन्स ये किसी चीज़ को एंटर करने देती है अपने अंदर। मीन्स इसमें आ गया हमारा ग्लूकोज या ऑक्सीजन जो हुआ तो उसको ये एंटर, ये सेमी परमेएबल होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये अबाउट डायमीटर में होती है 75 एंगस्ट्रॉम्स, मतलब इसका ये जो डायमीटर होता है कितना होता है 75 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, तो यहां तक आया समझ? अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स। पहली जो आउटर लेयर हुई, मतलब ये यहाँ पे मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, ये देखिए आप, ये जो पहली आ गई आउटर लेयर, ये आप मान के चलिए आउटर लेयर है इसकी। ठीक है, देखिए ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। देखिए ये मैंने यहाँ पे सेल बनाई, ये हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये हो गया सेल, साइटोप्लाज्म सेल का, तो ये हो गया न्यूक्लियस। देखिए अब ये जो मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेल्यूलर के बीच में होती है, मतलब इसी को ये सेपरेट करती है। देखिए ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हुआ, यहाँ से बाहर, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये फिर होगी ऊपर वाली कवरिंग। ये जो ऊपर वाली कवरिंग होती है फर्स्ट लेयर, ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और इसकी जो लेंथ होती है वो अबाउट होती है 25 एंगस्ट्रॉम्स। कितनी होती है? 25 एंगस्ट्रॉम्स। उसके बाद उसकी दूसरी लेयर आती है। ये जो पहली लेयर होती है ये इसको क्या करती है, ये प्रोटीन लेयर जो होती है ये इलास्टिसिटी इसको देती है, मीन्स इलास्टिक बनाती है, ताकि ये सेल जो है ये मूव करे। ठीक है, ताकि ये मूव करे। और इसकी क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल रेजिस्टेंस, मीन्स ये सेल ब्रेक ना हो, ताकि ये मतलब अगर सेल ब्रेक फट ना जाए, तो इसके लिए इसको क्या करते हैं? दिस प्रोटीन लेयर जो है यही प्रोवाइड करती है इसको क्या? मैकेनिकल रेजिस्टेंस। आया यहाँ तक समझ? तो ये थी आउटर प्रोटीन लेयर। ये कितनी एंगस्ट्रॉम की थी? 25 एंगस्ट्रॉम की। ये जो मैंने कहा ना आपसे पहले, पूरी इसकी होती है 75। ठीक है, थिकनेस कितनी होती है? 75। तो ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है, ऊपर वाली जो आउटर सेल्यूलर फ्लूइड की होती है, ये 25 एंगस्ट्रॉम्स की होती है। तो फिर आगे इसके बाद दूसरी है लिपिड, बाइलिपिड लेयर। ठीक है, ये होती है 35 एंगस्ट्रॉम्स की। ठीक है, 25 to 35 एंगस्ट्रॉम हम इसको लेते हैं लेंथ में। देखिए आप, ये किसकी बनी होती है? लिपिड्स की, बाई लेयर ऑफ लिपिड्स की। देखिए अगर हम देखेंगे ये लिपिड मॉलिक्यूल 2 है, तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल 2 है ये ऐसे बनाते हैं इस लेयर को। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या होते हैं, ये जो हेड होती है ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, मतलब ये वाटर लविंग पार्ट इसका बाहर की तरफ होता है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है इसकी, हाइड्रोफोबिक टेल्स ये अंदर की तरफ होती है। ठीक है, ये हो गई हाइड्रोफिलिक टेल्स, ये एक दूसरे के साथ मिलती है। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पार्ट ये यहाँ से, ये आउटर यहाँ से प्रोटीन के साथ होती है, और नीचे यहाँ से भी इसकी और एक प्रोटीन लेयर होती है। ठीक है, पहले आ गई प्रोटीन लेयर, फिर फॉस्फोलिपिड लेयर आ गई, फिर और प्रोटीन लेयर आ गई, तो ये बनाती है सेल मेम्ब्रेन। ये वाली लेयर जो होती है ये होती है अबाउट 25 एंगस्ट्रॉम्स। तो हो गए ना पूरे 25 to 35, 25, 25, 25। अब हम लेते हैं ये भी 25 ही, तो पूरा आ गया 75 एंगस्ट्रॉम्स। जो मैंने ऊपर आपसे कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम्स की होती है। ठीक है, ये जो लिपिड लेयर होती है, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर,
ये परमेबल होती है ओनली टू, देखिए आप, मैंने आपको बोला ये मैंने आपसे पहले कहा कि इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसका जो ये प्रोटीन पार्ट होता है, देखिए ये मैंने यहाँ पे बनाया, इसका ये जो पार्ट है ना, ये प्रोटीन टनल होती है। क्या होती है? प्रोटीन टनल। यहाँ से प्रोटीन्स एंटर कर जाते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हुए। देखिए हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई जो होते हैं वो अपनी मतलब वहाँ पे जो ये ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब होता है वो माइक्रोविलाई से आता है अंदर, ठीक है, फिर वो ब्लड में पहुँच जाता है, ब्लड से फिर वो सेल्स में जाता है, ठीक है, सेल्स से मतलब टिश्यूज़ में जाता है। तो ये जो सेल में यहाँ पे अंदर आया तो वो यहाँ से प्रोटीन जो होते हैं वहाँ से अमीनो एसिड्स आया वो है। दूसरा हो गया ग्लूकोज, वो भी अंदर यहीं से आता है, ठीक है। अब जो ये फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, ये वाले पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये प्रोटीन टनल जो होती है, ये प्रोटीन्स की एंट्री करवाता है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, ये डिफरेंट लिपिड्स इसमें एंटर होते हैं, या शुगर्स या कोलेस्ट्रॉल जो हम खाते हैं, ठीक है, वो कहाँ से? ये लिपिड लेयर से एंटर होता है सेल में। तो आया यहाँ तक समझ आपको? ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन की एंट्री करवा देते हैं, किसमें? सेल में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर है, ये किसकी? शुगर्स आ गए, एसिड्स आ गए या कोलेस्ट्रॉल आ गया, वो कहाँ से एंटर होते हैं? ये फॉस्फोबाइलिपिड लेयर जो होती है, ठीक है। अब इसमें और एक लेयर और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें यहाँ से हो गए ये पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स मैंने आपसे कहा कि ये और एक लेयर इस पे बनाती है, ठीक है। इसमें और एक चीज़ आती है, फिर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनर प्रोटीन लेयर इज ग्लाइकोकैलेक्स। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स का मेनली बना होता है। ये सेल कोट होती है यहाँ पे, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पे। तो ये किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है ना ये लेयर, तो इसमें मेनली ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स आ गए इसमें और ग्लाइकोलिपिड्स आ गए इसमें। तो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन की एंट्री करवाता है, ग्लाइकोलिपिड्स लिपिड्स की एंट्री करवाता है। तो इन क्या बाहर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ये चीज़ें आ गई, क्या लिपिड आया चाहे प्रोटीन आया, वो वहाँ से एंटर करता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहीं पे इसकी यूजेज होनी है। क्यों? क्योंकि वहीं पे इसका जो ये मतलब हाइड्रोलिसिस होती है, तो वहीं पे फिर हमारा एटीपी जनरेट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वही फिर हम एनर्जी यूज़ करते हैं। फिर इसी के बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है, फिर वही एनर्जी हमें डिफरेंट चीज़ मतलब आगे सेल को डिवाइड भी करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो वो चीज़ हमें कौन सी, वो एनर्जी कहाँ से आती है? हमें एटीपी से। लेकिन वो एक्चुअली कहाँ से होती है? प्रोटीन्स जो हमने खाए या लिपिड्स जो हमने खाए, लेकिन वो सेल से एंटर होने चाहिए पहले, ठीक है। और एक चीज़ है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो हीमोग्लोबिन के साथ एंटर होता है किसमें? सेल में, फिर वहाँ पे इसकी यूजेज होती है। तो ये हमने पढ़ा। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है ना, ये रिच होता है किसमें? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में, मैंने आपसे बोल दिया ये, ठीक है। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है ना, अब आपने देखा होगा, आपने हिस्टोकम्पैटिबिलिटी पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी ये ग्रुप ऑफ एंटीजन्स होता है, देखिए। जब मेनली आपने देखा होगा कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं या लिवर का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं हम, या किसी में लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उसमें अगर देखोगे आप, पहले हम देखेंगे कि जब ट्रांसप्लांट होता है तो पहले देखते हैं हम कि इसके अंदर रिएक्शन ना हो, इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी ना बन जाए। तो वो जो एंटीबॉडीज बनाता है वो वहाँ पे कौन सा पार्ट इसका फंक्शन करता है? तो वो यही है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो पार्ट होता है ना, यही कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजेन्स होता है। तो यही रिप्रेजेंट करता है किसको? कि ये प्रोटीन लेयर जो है, ये जो ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया, कि ये इसी का है या किसी और का, ये इस बॉडी के साथ रिलेट करता है कि अगर नहीं किया तो फिर ये इसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। फिर ये ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है और इसको रिजेक्ट कर देता है इस ऑर्गन को। कौन सा? ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम। दूसरा हो गया ब्लड ग्रुपिंग एंटीजेंस, मीन्स एच के साथ ब्लड ग्रुप ए है तो ए को एक्सेप्ट ए ही करेगा, ठीक है। तो ओ को ए बी और सी बी, मतलब इसमें जो एंटीजेन्स होते हैं ना, ब्लड ग्रुप एंटीजेन्स जो ब्लड में होते हैं, तो वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इसी ग्लाइकोकैलेक्स लेयर में, ठीक है।
तो हो गया यहाँ तक, आपको समझ आ गया यहाँ तक। तो ये जो था ये था हमारे सेल के रिलेटेड, सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि सेल, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी सेल, ये अभी हमने पढ़ा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने दिखाया, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, फिर इसमें आती है प्रोटीन लेयर, फिर आ गई फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, फिर आ गई और एक प्रोटीन लेयर। ये 3 लेयर मिला के क्या बनाती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यही एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन्स हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो या कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स हो, उनकी एंट्री करवाता है कहाँ पे, सेल में, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, मीन्स अब जो ये ट्रांसपोर्ट हमें करना है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या प्रोटीन हो, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि यहीं से वो एंटर होंगे सेल में ताकि वो यूज़ हो जाए। तो आगे आज हमने सिर्फ इसके रिलेटेड क्या पढ़ा, सेल क्या हुई, सेल के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ गया न्यूक्लियस हमारा, न्यूक्लियस में कैसे होता है, फिर इसके बाद हम सेल साइकिल पढ़ेंगे, G1 G2 S G0 फेजेस आते हैं उसमें। फिर हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस मियोसिस कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा सेल के रिलेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। चलिए जी, होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर में सेल पे।